Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम इससे पहले वीडियोस में कि जो हमारे पास आवेश होते हैं, ठीक है, तो हम आवेश से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे, आवेश से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे 1.2 और 1.3, तो किसी बॉडी में आवेश के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, और उससे अलग और चीज़ों के बारे में हमने कल बात की थी, ठीक है। तो जो आगे की चीज़ें हैं उसमें आज हम जो आपके पास टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ के बारे में है क्या, देखिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर मैंने कि इससे पहले कुछ और चीज़ें बता दूं मैं। फर्स्ट ईयर में हमने फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, उसमें हम फंडामेंटल 4 फोर्सेस के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। फंडामेंटल 4 फोर्सेस के बारे में बात कर चुके हैं। फर्स्ट था ग्रेविटेशनल, जो सबसे वीक था। सेकंड नंबर पे आता था जो दुर्बल नाभिकीय बल था, वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड नंबर पे आता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। और फोर्थ पे आता था जो सबसे प्रबल होता है, प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये 4 फोर्सेस थे जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं आपके, ठीक है। आज हम जो बात करने वाले, देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसके बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से भी केवल हम वैद्युत बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चुंबकीय बल के बारे में हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल केवल हम बात करने वाले हैं वैद्युत के बारे में। तो आवेशों से रिलेटेड जो बल होता है, ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि जो समान यानी एक कह सकते हो आप, जो सेम पोलरिटी के चार्जेज हैं, समान रूपता के आवेश होते हैं, जैसे प्लस प्लस हो या धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक, तो उनमें क्या होता है आकर्षण, वो सॉरी प्रतिकर्षण होता है, जबकि अपोजिट पोलरिटी वाले में क्या होता है आकर्षण होता है, ठीक है। तो अब इनके बाद बात करने वाले हैं हम कि बल भी इन्हीं आवेशेस की नेचर्स पर डिपेंडेड है, ठीक है। तो देखिए कूलॉम्स लॉ जो होता है वो जिन चीज़ों पर डिपेंडेड है उनके बारे में थोड़ा पहले से बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ एक लिखा हुआ है बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। तो हम किन्हीं आवेशों को पॉइंट चार्जेस कब कह सकते हैं, उसकी कंडीशंस है, क्या है कि यदि दो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कुछ दूरी पर रखे हैं, कुछ दूरी पर आपस में रखे हैं, सपोज दैट ये आर हो, कैपिटल आर मान लीजिए, और इनकी जो रेडियस है, जो दो चार्ज पार्टिकल है वो स्मॉल आर है, स्मॉल r1 और स्मॉल r2, ठीक है। तो यदि r1 एंड r2 इज लेस देन टू r, इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी यदि जो पहली चार्ज पार्टिकल बॉडी है या चार्ज पार्टिकल है, जो सेकंड चार्ज पार्टिकल है, यदि इन दोनों का साइज, जो इनके बीच की दूरी है उसकी तुलना में बहुत छोटा हो, तो हम उसको बोलते हैं या इनको बोलते हैं बिंदु आवेश। क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश, यानी पॉइंट चार्ज कहा जाता है, ठीक है। क्या कि यदि दो चार्ज पार्टिकल आप ले रहे हैं, उनके बीच की जो दूरी है उसकी तुलना में, यदि यानी जो दूरी है बीच की उससे अगर कंपैरिजन की जाए, किसकी? इन पार्टिकल्स के साइज की, यानी इनकी रेडियस की, तो अगर ये रेडियस बहुत छोटी होती है दूरी की तुलना में, तो पार्टिकल पॉइंट चार्ज कहलाते हैं, यानी बिंदु आवेश कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो हुआ इसके बारे में। अब देखिए कि ये चीज इसलिए जाननी जरूरी थी क्योंकि कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्जेस पर ही लागू होता है, ठीक है। देखिए आगे, तो इन्होंने क्या किया, देखिए कूलॉम, जो वैज्ञानिक थे कूलॉम्स, इन्होंने स्थिर आवेशों के लिए बात की, यानी स्थिर विद्युत आवेश। तो स्थिर आवेशों के बारे में बात की, तो इन्होंने क्या कहा
कि जो स्थिर आवेशित बल है, यानी स्थिर बल है, स्थिर आवेशित बल, वो किस किस चीज पर डिपेंडेड है उसके बारे में इन्होंने बताया। तो क्या बताया और कैसे बताया, देखिए इन्होंने क्या किया, एक ऐंठन तुला का आविष्कार किया। इन्होंने एक ऐंठन तुला का आविष्कार किया इस नियम से पहले। और इस नियम से पहले देखिए जो कैवेंडिश थे वैज्ञानिक, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका भी परिमाण दिया है, तो उन्होंने इस बल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पहले से ही उनको जानकारी थी, उन्होंने इस चीज का अनुभव कर लिया था, लेकिन वे कभी इसका परिमाण नहीं दे पाए। ठीक है, जब इन्होंने क्या किया, ऐंठन तुला का आविष्कार किया और उसके जरिए कूलॉम्स लॉ, यानी अपने ही नियम का जो यहाँ स्थिर विद्युत बल है उसका परिमाण निकाला, तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ऐंठन तुला के जरिए ही ज्ञात किया था। ठीक है, ऐंठन तुला के जरिए ही ज्ञात किया था। तो अब इन्होंने बताया क्या, देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो अपने अनुभव के द्वारा, यानी ऐंठन तुला के जरिए जब बल ज्ञात किया, उसके बीच में देखा आकर्षण, प्रतिकर्षण, इन चीजों को देखा, तो ये जिन नतीजों पर पहुंचे, तो वे नतीजे क्या थे, यानी जो निष्कर्ष थे वे क्या क्या थे। इन्होंने कहा कि जो बल है वो दोनों ही आवेशों के परिमाण के गुणनफल, परिमाण बोल रहा हूं, देखिए साइन नहीं दिया है, साइन आप लेना चाह रहे तो यहाँ मोड़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताया इन्होंने, और ये बल देखिए, केवल ये जो बल है ये परिमाण को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को आप ध्यान रखें, किसको रिप्रेजेंट करता है, केवल परिमाण निकाल के देता है हमें, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो दो आवेश हैं, यानी दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, बल, यानी दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, F। अब उन्होंने इनके बीच की जो दूरी होती है उस पर भी, उसके बारे में भी निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला कि जो दूरी है दोनों के बीच की, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के, यानी दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, लगने वाला बल। यानी जो स्थिर विद्युत बल है वो दो चीजों पर डिपेंडेड है, किस किस पर, एक तो जो चार्ज पार्टिकल हैं उन पर उपस्थित आवेश के गुणनफल के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जो दूरी है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को कंबाइन करके आपके सामने यहाँ एक ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए एक चीज पर और डिपेंड करता है, थोड़ा भी आगे बात करता हूँ मैं। तो अभी यहाँ केवल अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि दो चीजों पर मेनली डिपेंडेड है जो इन्होंने बताया। ठीक, अब Q1 Q2 को R स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए कि जो हमारे पास अब ये जो साइन होता है, ठीक है, मैंने बताया परिमाण देता है। देखिए अभी इस बात को ध्यान रखिएगा इसके आगे, क्योंकि इसका यूज होगा इस लाइन का। तो इसको जब हम हटाते हैं, साइन को, अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह होता है, इसको जब हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं K, वो ये लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो K है ये कांस्टेंट है, और ये जो K है ये G की तरह बिल्कुल नहीं होता, यानी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जैसे उसका मान फिक्स होता है, इसका मान फिक्स नहीं होता, इसका मान फिक्स होता है। ठीक है, तो अब क्यों नहीं होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो ये होता है ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है। ठीक है, कौन सा माध्यम, तो देखिए जो ये दो चार्ज पार्टिकल आपके रखे हुए हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो माध्यम है वो माध्यम कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, ये के उस चीज पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू बदलती रहती है, तो वो बदलती के हिसाब से इसका जो और वैल्यू हो सकती है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हम कब, जब इन दोनों आवेशों के मध्य में क्या हो, वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो, तो यानी कोई भी माध्यम वगैरह ना हो, कुछ भी वैक्यूम हो, आप मान के चलिए, वायु के लिए भी हो, वायु भी आप यहाँ मान के चल सकते हैं। तो जब वायु या निर्वात होता है तो आप इस K का मान
1/4πε0 या ε0। इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, या तो आप कह सकते हैं ये लिखा हुआ देखिए ε0 कह सकते हैं इसको, या ε0 कह सकते हैं, दोनों तरीके से बोला जा सकता है। तो k की जगह आप ये रखिए तो q1 q2/r² जैसे था वैसे का वैसा लिखा हुआ है। अब देखिए क्योंकि कांस्टेंट है तो वैल्यू इसकी जरूर होगी निर्वात के लिए, तो निर्वात या वायु के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0 की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और देखिए क्योंकि 1/4π अपने में कांस्टेंट है तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू, तो ε0 की जो वैल्यू होती है तो ε0 की क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ε0 का मान होता है। अब सबसे आप कह रहे होंगे ε0 तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये है क्या? तो ε0 जो होता है वो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी होती है, ठीक है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता ये होती है। अब देखिए परमिटिविटी में जो ये इतना वर्ड है परमिट, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को, जैसे आप फोन में जब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो अक्सेस मांगता है या आप एक्सेप्ट करते हैं कंडीशन वगैरह, इस तरह से अलाउ करते हैं आप कि अगर कोई आप जो अदर कुछ ऐप ऐसे आते हैं जिनसे फोटो मेकर वगैरह होते हैं यानी जो एडिटर होते हैं, तो उसमें वो आपकी जो गैलरी वगैरह होती है उसको अलाउ कराते हैं। तो वैसे ही क्या होता है परमिट से मतलब होता है टू अलाउ, यानी अलाउ करने के लिए किसी चीज को। ठीक है, तो उसी से क्या बनता है वैद्युतशीलता का पता लग जाएगा। या आप ऐसे भी ध्यान रखें, तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि वैद्युतशीलता क्या है, वैद्युतशीलता है कि कोई जिस चीज की भी आप बात करने वाले हैं, जैसे किसी भी पदार्थ की आप बात करने हैं कि उसकी वैद्युतशीलता क्या होगी, तो कोई पदार्थ अपने अंदर से कितना आवेश को प्रवाहित होने देता है, कितनी मात्रा में प्रवाहित होता है, कितनी सुगमता से प्रवाहित होने देता है, वो चीज कहलाती है वैद्युतशीलता। क्या कहलाती है? वैद्युतशीलता। ठीक है, तो देखिए जैसे कुचालक, आप कुचालक और सुचालक को जानते हैं। ठीक है, तो कुचालक क्या होता है? कुचालक जैसे आपने देखा होगा कि जो लकड़ी वगैरह होती है, सूखी लकड़ी, तो आप उसको एक कुचालक के रूप में जानते हैं। प्लास्टिक कुचालक होती है, इस तरह की चीजें कुचालक में आती है। सुचालक जो आवेश का प्रवाह अपने अंदर से सुगमता से होने देते हैं वो सुचालक है। तो कोई वस्तु, कोई मटेरियल, कोई भी तत्व या कोई पदार्थ अपने अंदर से कितनी सुगमता से आवेश को जाने देता है, ये चीज कहलाती है वैद्युतशीलता। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब देखिए आगे बात करते हैं। तो ये तो हुआ ε0 के बारे में। ठीक है, इसकी वैल्यू भी होगी तरह की। अब यहाँ देखिए उस चीज को मैंने मेंशन किया था। अब यहाँ देखिए बल ये दो तरीके का होता है, अट्रैक्शन के लिए भी और रिपल्सन के लिए। ठीक है, अट्रैक्शन के लिए भी होता है और रिपल्सन के लिए भी होता है। अब कैसे पता लगेगा कि अट्रैक्शन के लिए होता है, रिपल्सन के लिए होता है? तो उस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि जो अट्रैक्शन के लिए होता है तो वो कैसे होता है। देखिए अट्रैक्शन के लिए जो होगा वो इस तरीके से होता है कि अगर मैं आपको देखिए यहाँ अलग से करके दिखाता हूँ, तो देखिए कि अगर पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो इनके बीच में आप जानते हैं क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, चाहे कोई सा भी हो जाए, तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये था। तो अब देखिए यहाँ क्या है कि मैंने यहाँ डायरेक्शन भी शो कर रखी है। अगर आप यहाँ दोनों पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, तो अब क्योंकि देखिए बल क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों एक दूसरे क्या कर रहे होंगे, दूर कर रहे होंगे। लेकिन हमने क्या बात की, स्थिर आवेशों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब स्थिर आवेश है तो आप ऐसे मान के चलिए कि अगर एक आवेश स्थिर है और दूसरे को हमने जबरदस्ती यहाँ रोक रखा है या किसी भी वजह से रोक रखा है, मैं इसको अगर छोड़ दूं, यानी अगर ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो और मैं इसको छोड़ दूं, तो ये क्या होगा, अगर दोनों सेम है तो दूर भागेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर ये अपोजिट होता है, यानी ये प्लस है और ये माइनस होता, तो तब क्या होता है कि इसको अगर मैं छोड़ता तो ये इसकी हो रहा था। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंडेड करेगा दोनों की
पोलरिटी, ठीक है, दोनों की पोलरिटी पर ये अट्रैक्शन और रिपल्सन बताएगा। अब देखिए, तो ये तो हुआ अट्रैक्शन का और रिपल्सन का, ठीक है। और यहाँ देखिए, मैंने अब बात की थी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का पता लग गया हमें कब कैसे होगा। हमेशा ही जो ये बल होता है, ये दोनों आवेशित कणों को मिलाने वाली रेखा, जो ये रेखा खींची हुई है, इसके अनुदिश कार्य करता है, यानी इसके अनुदिश ही लगता है हमेशा। यानी जो ये रेखा है इन दोनों को मिलाने वाली, इस रेखा के अनुदिश ही सदैव लगता है, ठीक है। आगे, अब आगे देखिए, बात करते हैं आगे क्या है कि अब हमें देखिए, मैंने बोला था कि केवल ये क्या करता है, परिमाण प्रदर्शित करता है। ये बल जो होता है ये केवल क्या प्रदर्शित करता है, परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप जानते हैं कि हमें परिमाण तो यहाँ से मिल गया, लेकिन बल जो क्वांटिटी है वो कैसी है, सदिश। तो जरूरत किसकी होगी, दिशा की भी होगी। तो इसका मतलब इसमें अभी दिशा निकालने से हम रह चुके हैं। जब सदिश राशि है तो परिमाण निकल गया, लेकिन दिशा कैसे पता लगेगी। तो मैंने बोला हमेशा इस रेखा के अनुदिश लगता है। तो अनुदिश लगता है तो देखिए, F1 के कारण लगेगा F2 पर, तो और इस वो सॉरी Q1 के कारण लगेगा Q2 पर, और Q2 के कारण लगेगा Q1 पर। अब अट्रैक्शन में हुआ या रिपल्सन में, उस चीज को मैंने आपको बताया नहीं। तो देखिए, जब अगर ये दोनों सेम है तो Q1 के कारण जब Q2 पर लगेगा, तो अगर ये Q1 हो इसी के जरिए और ये Q2 हो, ये अगर फ्री हो तो ये कहाँ जाएगा, उधर Q, तो Q1 से लगने वाला बल Q2 को जो धकेलेगा या धक्का देगा वो कहाँ देगा, बाहर की ओर देगा। ऐसे ही इसके कारण जब इस पर लगेगा, यानी Q2 से Q पर जब लगेगा तो Q1 इधर की ओर जाएगा। डायरेक्शन शो हो रही है, F21 और F12 ये दोनों क्या है, इनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। अब देखिए, ये डायरेक्शन तो हो गई, ये क्या है, यूनिट वेक्टर में मान के चल रहा हूँ कि जो F21 वेक्टर है इसके डायरेक्शन में एक n कैप सदिश है। आप इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं कि आप यहाँ आप इसकी जो डायरेक्शन मान सकते हैं वो R21 मान सकते हैं, ठीक है। तो उसके जरिए भी निकाल सकते हैं आप R21 के जरिए। तो ये दूसरा तरीका भी है कि आप इसको निकाल सकते हैं। तो n कैप अगर इसके लिए पॉजिटिव है, यानी इसकी डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि फर्स्ट में आप इस चीज को जान चुके हैं कि इस दूसरी डायरेक्शन में क्या होगा, तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो यानी अगर F21 के लिए पॉजिटिव है तो F12 के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। आगे तो देखिए, अब मुझे परिमाण तो है मिल गया था, और दिशा कैसे मिलेगी, दिशा ये है एकांक सदिश है। अगर मैं परिमाण को दिशा के साथ, अगर जो एकांक सदिश है इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इस परिमाण के साथ कर देता हूँ, किसके साथ, जो ये परिमाण है, ठीक है, तो उस टाइम मुझे ये जो बल है F21 ये दिशा सहित, यानी इसके वेक्टर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट मैं कर सकता हूँ। कब, जब मैं इस n कैप की इस F21 के जो परिमाण है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये तो मैंने जब मल्टीप्लाई की तो क्या अपना आया, परिमाण तो ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए परिमाण दोनों टाइम एक ही रहेगा, चाहे Q1 की, देखो ये चीज इनकी जो वैल्यू मान ली 2 कूलाम है, ये 2 कूलाम है, तो इन दोनों के बीच की दूरी तो ये फिक्स है, और ये सॉरी इनके परिमाण तो ये फिक्स हो गए, और दूरी भी मैं कहता हूँ 2 सेंटीमीटर 2 मीटर है, तो ये दूरी तो फिक्स होगी। तो परिमाण तो जो भी रहेगा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए डायरेक्शन चेंज होगी। तो परिमाण वही है n कैप, इस वाले के लिए परिमाण वही है, लेकिन n कैप क्या था, अपोजिट डायरेक्शन था, तो अपोजिट में यानी निगेटिव में। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 0, और F21 प्लस F12 एक साथ आ जाएगा। यहां से हम इसको दूसरी साइड ले जाएं तो ये आ जाएगा F12 इक्वल टू माइनस F21। अगर आपको ध्यान हो तो हम इस कंडीशन को क्या कहते थे, हमने गति का थर्ड नियम पढ़ा था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। हम उसी को क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते थे, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो ये उसी चीज को फॉलो भी करता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और कि ये तो केवल हम प्रतिकर्षण की बात करें कि हमने प्रतिकर्षण के लिए डायरेक्शन दिखा दी। अगर ये क्या होता, देखिए किस में होता, अगर अट्रैक्शन में होता, मान लिया एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता, तब क्या होता कि अगर ये फिर आप देखिए, अब इसको Q1 और इसको Q2 मानिए, तो ये Q2 है, ये Q1 है। मैं अगर इसको फ्री करता हूं तो ये क्या होगा, इसकी ओर तो आएगा, तो बल किसके कारण लग रहा है, इस वाले के कारण। तो इसके कारण जब बल लगेगा तो डायरेक्शन ये होगी।
ऐसे ही जब इसके कारण इस पर बल लगेगा तो डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन के कारण होगी और ये रिपल्सन में चल रही है। तो डायरेक्शन तो इस तरह से रिप्रेजेंटेड हो जाएंगी इनकी, अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। अब इस जो कूलॉम नियम होता है, देखिए एक तथ्य तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बिंदु आवेश बोला था कि बिंदु आवेश के लिए होता है। एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका वो ये है कि बिंदु आवेशों के लिए केवल पूर्णतः सत्य है, यानी जो बिंदु आवेश होते हैं केवल बिंदु आवेशों के लिए ही ये जो नियम है ये पूर्णतः सत्य होता है। लेकिन अगर निकट रख दिए जाएं बड़े आवेश तो ये सत्य नहीं होगा, यानी एक्यूरेटली जो काम करता है, एक्यूरेटली जो वैल्यू देगा केवल बिंदु आवेशों के लिए देगा, बड़े आवेशों के लिए नहीं देगा। जैसे अगर मैं एक आवेश ये है, एक चार्ज पार्टिकल और एक चार्ज पार्टिकल ये है, और मैं इनको अगर पास पास में रख दूं तो ये इस टाइम काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से रख देता हूं तो इन पॉइंट चार्जेस के लिए दूरी देखिए ज़्यादा है साइज के अपेक्षा, और यहाँ तो आप दूरी की अपेक्षा इनका साइज देख सकते हैं कि यहाँ पॉइंट चार्जेस आप कह सकते हैं, यहाँ पॉइंट चार्जेस आप नहीं कह सकते। तो देखिए फोर्स लगभग वैल्यू तो देगा यहाँ भी कि हाँ आप लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ लगभग इतना होगा, लेकिन एक्यूरेटली जो काम करेगा वो यहाँ करेगा। ठीक है, सेकेंड है आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मैंने आपको के लिए बताया था कि जो के है वो आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हुआ, आवेशों की बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कूलॉम्स लॉ। इसके लिए देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये केंद्रीय बल भी है और संरक्षी बल भी है, दोनों ही बल, केंद्रीय भी है और संरक्षी भी है। और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी कल केंद्रीय और संरक्षी के बारे में कल नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे ज़्यादा। तो आई होप कि आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया। और हाँ, जिन बच्चों को PDF नहीं मिली थी या जिन्होंने ग्रुप में नहीं देखी है, तो वो जो इस चैप्टर जो वीडियो की सीरीज चल रही है, इस वीडियो में इन वीडियो की जो फर्स्ट वीडियो है 12th फर्स्ट चैप्टर की, तो आप उसमें जो न्यू प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यू वीडियोस के नाम से, तो आप उसमें फर्स्ट जो वीडियो है इस चैप्टर की उसके डिस्क्रिप्शन से यहाँ इसकी PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड करें और अपना वर्क कंप्लीट कर लें। जिसको नहीं मिली है उसके लिए है, वरना अगर किसी को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकता है। नंबर आपको पहले से पता ही है, पिछले लास्ट ईयर भी मैंने कई बार दिया है। तो एक बार और लिख रहा हूँ 7500977041। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप वगैरह पे जैसे भी आप मर्जी हो वैसे कर सकते हैं। वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, तब उस टाइम आपको जो भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो उसके बारे में आप कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।